Hello and welcome to all of you. As we all know, the strength of materials is the base of a structural analysis and its related subject like RCC, design of a steel structure. It is also important for GATE and other competitive exams like IES, AS, SSC and different state PSCs. In this lecture series, we will discuss the numerical which have been asked previously in these exams. In today's class, we will solve the question asked from the stress-strain chapter. So let's start with the first question, which is two identical circular rods of same diameter and same length are subjected to same magnitude of axial tensile force. One of the rod is made out of mild steel having the modulus of elasticity of 206 gigapascal. The other rod is made out of cast iron having the modulus of elasticity of 100 gigapascal. Assume both the materials to be homogeneous and isotropic, and the axial force causes the same amount of uniform stresses in both the rods. The stresses developed are within the proportional limit of the respective materials. Which of the following observation is correct? So here in this question, two rods are given and their dimensions are also given. E value of the both the rods is given. So now we have to comment on the elongation for both the rods. So इस क्वेश्चन में देखिए क्या है given. सो यहाँ पे देखिए दो रॉड है हमारे पास, एक रॉड है स्टील और एक रॉड है कास्ट आयरन. इस दोनों रॉड में डायमीटर मीन्स एरिया, लेंथ और स्ट्रेस. ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रेसेस इन बोथ द रॉड्स आर सेम. तो स्ट्रेस सेम है और एरिया सेम है तो ऑब्वियसली फोर्स भी सेम होगा. तो ये तीनों जो टर्म है, ये तीनों टर्म है कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर इलोंगेशन की फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए. करेक्ट. ठीक है, यहां पे पी एल और ए कांस्टेंट है. ओके, सो फॉर कांस्टेंट force, length and area, the elongation is inversely proportional to the Young's modulus. Correct. So यहाँ पे देखिए Young's modulus of steel क्या है 206 और कास्ट आयरन है 100 गीगापास्कल. इट मीन जो Young's modulus है स्टील का क्या है, ज्यादा है कास्ट आयरन से. ठीक है, तो Young's modulus स्टील का ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलोंगेशन स्टील का कम होगा. कैसे कम होगा, अभी हमने डिराइव किया ये दिस इक्वेशन है ना. फॉर कांस्टेंट पी एल एंड ए द चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. तो जिसका ई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डेल एल का वैल्यू कम होगा. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमें फाइनली वी गॉट द इलोंगेशन इन स्टील इज लेसर देन इलोंगेशन इन कास्ट आयरन. मतलब कास्ट आयरन का इलोंगेशन ज्यादा होगा स्टील के इलोंगेशन से. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, बोथ रॉड्स इलोंगेटेड बाय द सेम अमाउंट. ये रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन क्या है, माइल्ड स्टील रॉड इलोंगेट्स मोर देन, मतलब स्टील रॉड का इलोंगेशन ज्यादा है तो नो, ये भी रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन क्या है, कास्ट आयरन रॉड इलोंगेट्स मोर देन द माइल्ड स्टील रॉड, जो हमने अभी 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 देखा यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी नीड ओनली वन सिंपल फॉर्मूला विच इज डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए. So option number C is the right answer for this question. Question number 2 is a steel bar of 40 mm into 40 mm square section is subjected to an axial compressive load of 200 kilonewton. If the length of the bar is 2 meter and E is 200 gigapascal, the elongation of the bar will be. Okay, ये भी simple. elongation कैसे find करते हैं बताइए. सो इलोंगेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए. ठीक है, यहां पे देखिए आपका पी का वैल्यू 200 किलो न्यूटन गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 200 किलो न्यूटन है ना, तो इसको हम क्या करते हैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू लेंथ. लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 डिवाइड बाई एरिया. एरिया कितना हो जाएगा 40 mm इंटू 40 mm है ना, मतलब
40 का स्क्वायर और mm में है तो ऑब्वियसली वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। इनटू ई का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ ई इज 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 इंटू 10⁹9। So after solving it, we will get delta L is equal to, after solving this, we will get delta L is equal to 1.25 into 10⁻³ meter. Okay, so we can write it as 1.25 mm, है ना, अगर 10⁻³ meter को mm भी लिख सकते हैं. So this will be your right answer. So option number A is the right answer for this question. Correct. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। गेट में टू द अगर फॉर्मूला अगर आप याद करके जाएंगे तो यू विल सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय नोइंग द फॉर्मूला ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज 400 मेगापास्कल एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%. If the material obeys power law of hardening, then the true strain relation in the plastic deformation ranges. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या इलास्टिक रेंज में हम कौन सा लॉ लगाते हैं, हुक्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ठीक है, इट इज इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड वी विल यूज द ट्रू स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो इसके लिए आपका कुछ थ्योरी है। ठीक है, आई होप यू हैव स्टडीड दिस थ्योरी इन योर थ्योरी क्लास। ठीक है, तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहां पे वी विल यूज द फॉर्मूला। यहां पे देखिए क्या है आपका, ये दिस इज क्या 35% एन का वैल्यू है ना। ठीक है, एन क्या है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, तो वी विल यूज सिग्मा इक्वल टू के ई एप्सिलॉन एन। ठीक है, यहां पर के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है अल्टीमेट लोड 400 इंटू 35% मतलब 1.35। ठीक है, इंटू ये कर देंगे। ठीक है, तो वी विल गेट एज 540। ठीक है, ओके, ये के क्या है आपका स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट। करेक्ट, और एन का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 0.35, तो हमें सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 540 एप्सिलॉन टू द पावर एन। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.35, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, next question is, a rod of length L and diameter D is subjected to a tensile load P. Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? ठीक है, चेंज इन डायमीटर पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चेंज इन डायमीटर मतलब लैटरल स्ट्रेन पूछ रहा है। तो लैटरल स्ट्रेन के लिए क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, म्यू का वैल्यू होना चाहिए, है ना, म्यू का वैल्यू होना चाहिए। म्यू इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, यही होता है फॉर्मूला पॉइजन रेशियो का। ठीक है, तो हमें क्या है फाइंड करना है लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन के लिए म्यू और लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, और लीनियर स्ट्रेन के लिए लीनियर स्ट्रेन है ना डेल्टा एल क्या होगा पीएल बाई ए, है ना। स्ट्रेन कब निकालेंगे, जब डेल्टा एल पता होगा तो। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल होता है स्ट्रेन आपका लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन फाइंड करने के लिए आपको पी एल ए और ई का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो पी एल और ए का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पी एल और ए डायमीटर, यहां से ए फाइंड हो जाएगा 5d²/4। तो आपको क्या पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो फाइनली फॉर फाइंडिंग लैटरल स्ट्रेन वी नीड टू नो अबाउट पॉइजन रेशियो एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब म्यू और ई फाइंड होगा तभी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस तो चाहिए हमें, लेकिन म्यू का भी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ यंग्स मॉडुलस पता होगा तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शियर मॉडुलस, यहां से भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। पॉइजन रेशियो सेम प्रॉब्लम, पॉइजन रेशियो तो हमें चाहिए ही, बट वी ऑल्सो नीड द वैल्यू ऑफ ई, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर बाय नोइंग दिस पॉइजन रेशियो ओनली, सो वी नीड म्यू एंड ई। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, यंग्स मॉडुलस ई हो गया और शियर मॉडुलस गिवन है। ठीक है, यहां पे क्या है, शियर मॉडुलस गिवन है, मतलब जी का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ई का वैल्यू पता है हमें और जी का वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, म्यू का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अभी ई जी और म्यू ये तीनों में एक रिलेशन है। ठीक है, मुझे लगता है सभी को रिलेशन याद होगा। रिलेशन क्या है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू।
करेक्ट। तो ई पता है और जी पता है, तो यहां से म्यू भी पता चल जाएगा हमें। ओके, सो if we know the Young's modulus and shear modulus, then we can find the Poisson's ratio also. So with the help of E and mu, we can find the resulting change in diameter, मतलब lateral strain. Okay, so option number D is the right answer for this question. ओके, तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुआ और बेसिक फॉर्मूला है ना, यंग्स मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो है ना, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, और एक और रिलेशनशिप क्या है, E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ओके, सो द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो म्यू द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिक मटेरियल इज, अभी अभी हमने लिखा ये फॉर्मूला, ई जी और म्यू में रिलेशन, ठीक है। ई जी और म्यू में क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन होता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो द रेशियो ऑफ ई एंड जी, मतलब ई बाय जी फाइंड करना है, तो ई बाय जी क्या हो जाएगा हमें, 2 इंटू 1 प्लस म्यू, यही होगा ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई बाई जी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस म्यू, मतलब 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, ई के और म्यू में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी हमें पता है, ई जी और म्यू में तो पता है ना, ठीक है। तो ई के और म्यू, इसका भी फॉर्मूला क्या पता है हमें, ई इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई के एंड म्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई के म्यू में रिलेशन, ठीक है, ई के ई जे और म्यू में रिलेशन, ओके, ई के और जी में रिलेशन, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो यू कैन डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम बहुत, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। आप आपका जो स्कोर है काफी अच्छा हो सकता है गेट में। नेक्स्ट क्या है, इन अ बोल्टेड ज्वाइंट two members are connected with an axial tightening force of 2200 Newton. If the bolt used has metric heads of 4 mm pitch, then torque required for achieving the tightening force. ठीक है, अब ये तो सिविल का प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इनटू रेडियस, फोर्स इज टॉर्क इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू रेडियस। तो फोर्स दिया है यहाँ पे 2200 2200, ठीक है, और रेडियस कैसे निकालेंगे, पिच दिया है ना, ठीक है। तो पिच 400 दिया हुआ, 4 इंटू 10⁻³ तो पिच को अगर 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द रेडियस, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये, ठीक है, 1.4 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए इतना इजी फॉर्मूला पे आपका गेट में आ चुका है ये सवाल। नेक्स्ट क्या है, द फिगर बिलो shows a steel rod of 25 mm square cross sectional area, ठीक है। It is loaded at 4 point K, L, M and N. Assume Young's modulus of steel as 200 gigapascal. Now we need to calculate the total change in length of the rod due to loading, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए, है ना, अगर टोटल चेंज इन लेंथ पूछ रहे हैं हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सेक्शन का फाइंड करना पड़ेगा इलोंगेशन, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन जो भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार केएल के लिए, एलएम के लिए और एमएन, 3 टाइम्स हमें डेल एल का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। और उस डेल एल के लिए हमें क्या चाहिए, पी फोर्स चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 आपके पास के एल, ठीक है, ये दिस इज के एल, करेक्ट, दिस इज के एल, ठीक है ना। तो सारे का सबसे पहले क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच सेक्शन। तो के पे फोर्स कितना लग रहा है, 100, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा एल का क्या वैल्यू होगा, पीएल, डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, पीएल बाई ए, है ना। तो इसके लिए पी का वैल्यू क्या हो गया, 100, एल का वैल्यू क्या हो गया, 500 mm, मतलब 0.5 मीटर। एरिया, एरिया कितना है, एरिया गिवन है 25 mm स्क्वायर, तो 25 इंटू 10⁻⁶ mm में दिया हुआ है वो,
ठीक है। नेक्स्ट ई का वैल्यू कितना है 200 गीगा पास्कल, तो 200 इंटू 10⁹9। ठीक है, इसके लिए डेल एल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या है एल एम का फ्री बॉडी डायग्राम। एल एम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे एल एम, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 100 ऑलरेडी गिवन है और टोटल होना है 250, तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 150। तो अगर इधर 150 है तो ऑब्वियसली इधर भी 150 होगा। ठीक है, तो इसके लिए डेल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 150, ठीक है, इंटू एल। एल का वैल्यू कितना है, ये टोटल 1700 है और इधर 500 और 400, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 प्लस 4 9, 17 माइनस 9 मतलब 800, तो इसका मतलब 0.8 मीटर डिवाइड बाई ए का वैल्यू तो सेम है थ्रू आउट द लेंथ 25 इंटू 10⁻⁻6, और ई का भी वैल्यू सेम है मतलब मटेरियल इज सेम स्टील 200 इंटू 10⁻⁹9। करेक्ट, तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है एम एन, नेक्स्ट है आपका एम एन, ठीक है, इसका डेल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास पी, तो इस पे पी कितना हो जाएगा देखिए, अच्छा यहां पे देखिए ये टेंसाइल फोर्स है तो ये हो जाएगा इलोंगेशन, ठीक है, तो इलोंगेशन को प्लस में लिखेंगे। यहां पे क्या है ये है कॉम्प्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्टेन होगा ये, तो इसका मतलब इसका लेंथ क्या होगा माइनस में जाएगा, मतलब ये घटेगा डिक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका। ठीक है, तो टेंशन की वजह से क्या होगा इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन की वजह से क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ ये 150 है इधर, टोटल हमें देना है क्या 200, तो 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50 है बचा सिर्फ, तो इधर 50, तो इधर भी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ये फ्री बॉडी डायग्राम हम राइट है हमारे ये जो फोर्स हमने निकाला है वो सही है या गलत है इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे देखिए, ये हमने क्या ये जो 50 आया यहां से आया, ठीक है, और ये कहां से आया यहां से आया। ठीक है, तो ये जो 50 आया और यहाँ फाइनल क्वेश्चन में देखिए कितना था 50 था, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम आया तो इसका मतलब हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो सही जा रहा है। ठीक है, फोर्स हमने सही लिखा है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स कितना हो गया 50, लेंथ कितना हो गया 400 mm मतलब 0.4 बाई एरिया, एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁻6, और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि ई जो है आपका ई इज व्हाट यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस किसका प्रॉपर्टीज होता है, यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल का लेंथ बड़ा होगा छोटा होगा उसको कट करेंगे किसी भी डायमेंशन में उसको फॉर्म करेंगे उसका ई वैल्यू सेम होगा, है ना, इसका ई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा L1 डेल्टा L2 और डेल्टा L3। करेक्ट, तो जो टोटल चेंज इन लेंथ आएगा आपका दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखिए ये प्लस में है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास ये प्लस में आएगा और ये नेगेटिव में आएगा और ये प्लस में आएगा, है ना, ये नेगेटिव में है माइनस, ये टेंसाइल है तो ये भी पॉजिटिव में है। तो इसको अगर हम टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये इस तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -10 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब ये क्या होगा फाइनली ये जो फाइनल जो चेंज आएगा इस थ्रू आउट दिस रॉड में फाइनल क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हमने, है ना, वैल्यू माइनस में आया, तो राइट आंसर विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड ओनली वन फॉर्मूला दैट इज पीएल बाई एई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अ बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 700 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स, लोड्स दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेगमेंट क्यू आर में स्ट्रेस कितना है फाइंड। ठीक है, तो इसमें टोटल इलोंगेशन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा क्यू आर सेक्शन के लिए, और एरिया तो गिवन है, तो फोर्स बाई एरिया अगर करेंगे तो वी विल गेट द स्ट्रेस इन सेक्शन क्यू आर। तो क्या करते हैं सबसे पहले सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम पी क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज योर पी क्यू, तो यहां पर क्या है 63 किलो न्यूटन, तो ये भी 63 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अभी अब क्यू आर का ड्रॉ करेंगे, दिस इज क्यू आर। ठीक है, तो ये देखिए 63 गया इधर और ये टोटल 35 है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा 63 माइनस 35, तो 63 माइनस 35 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 63 माइनस 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 28, तो इधर भी 28,
बस यही तो करना था। तो लोड हमें पता हो गया और एरिया इसका हमें पता है ऑलरेडी 700 mm स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है 28 किलो न्यूटन बाई एरिया क्या है 700 ना, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 40 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, और ये 10⁻⁶ है तो मतलब मेगा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 40 मेगा पास्कल। करेक्ट, सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। And only one formula used, that is stress equal to force by area to solve this question. Correct. Next question is, a uniform cylindrical rod is made of a homogeneous and isotropic material. The rod rests on a frictionless surface. Frictionless surface, ठीक है, frictionless मतलब वो यहाँ पे this is given, this is a frictionless surface. Okay, frictionless surface. Okay, next क्या, the rod is heated uniformly with the if the radial and longitudinal thermal stresses are represented by sigma r and sigma z respectively, then comment on this stresses. ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, एक रॉड है ना, हमें पता है एक रॉड है, सपोज दिस इज ए रॉड। इफ एनी रॉड, इफ देयर विल बी सम टेम्परेचर चेंज, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। लेकिन अगर थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब इसका जो इंड है ना, ये अगर आपको, ये आपका अगर फिक्स्ड है ना, तो अगर मान लीजिए कोई भी आपका रॉड है, इसमें अगर डेल्टा टी है ना, इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, या तो अगर ये एक्सपेंशन होगा है ना, या तो ये क्या होगा, शॉर्टेन भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक्सपेंशन कब होगा, अगर डेल्टा इंक्रीज करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो ये होगा एक्सपेंशन। ठीक है, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर रेड्यूस करेंगे, इसको कोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। अगर डेल्टा टी, अगर इफ दिस रॉड इज और इफ एनी काइंड ऑफ दिस मतलब अगर इफ दिस मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू a temperature change, then there will be some deformation. Okay, either it will be expansion or contraction. Okay, लेकिन अगर इसका हम ये आपका एंड अगर फिक्स्ड कर दिए तो ये तो इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब इसका एंड को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इसको इस रॉड में यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है जो कि इसे रेजिस्ट करेगा अगेंस्ट इस डिफॉर्मेशन, है ना। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है इसके अगेंस्ट रेजिस्ट्रेशन, तो स्ट्रेस जनरेट कैसे होगा। स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन होगा तब रेजिस्टेंस होगा, और उसी रेजिस्टेंस को स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर तो वही है, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब इसके एक्सपांशन और इसके कॉन्ट्रैक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। ये दिस रॉड इज फ्री टू एक्सपांड और फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेसेस विल डेवलप। इट मींस सिग्मा आर एज वेल एज सिग्मा जेड विल बी जीरो। ओके, the next question is, a solid steel cube constrained on all six faces is heated so that the temperature rises uniformly by delta T. If the thermal coefficient of the material is alpha, Young's modulus is E, and the Poisson's ratio is mu, the thermal stresses developed in the cube due to heating. ठीक है, इसमें थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस के लिए अगर ये क्यूब है, ठीक है, 3D है, तो क्यूब के लिए हमें ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता ना, बल्क मॉडुलस इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय डीवी बाय बी। इसको क्या बोलते हैं, डीवी बाय बी इज व्हाट, दिस इज ईवी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, और के तो हमें पता नहीं है, लेकिन ई और म्यू पता है।
तो k को हम e और म्यू के टर्म में लिख सकते हैं ना। क्या होता है k, एक रिलेशन होता है ना, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो k को क्या लिख सकते हैं, e बाई 3 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, इज इक्वल टू p जो हमें फाइंड करना है और dv बाई v। ठीक है, तो dv बाई v का वैल्यू क्या होगा अभी देखना पड़ेगा। dv बाई v, dv बाई v का वैल्यू क्या होगा, अगर ये फ्री टू एक्सपांड होता है ना, तो क्या होता, dv चेंज इन वॉल्यूम होता। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता, इसका जो साइड है वो क्या होता, साइड ए। ठीक है, साइड का क्या है आपका ए, है ना। ओके, सपोज द साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए। ओके, तो पहले ए था और अभी चेंज कितना होता है, चेंज जो डेल्टा एल है ड्यू टू थर्मल। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी एल। ठीक है, तो यहां पे चेंज क्या हो जाता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल क्या है, ए है। तो ये आ गया फाइनल साइड, तो इसका क्यूब करेंगे, वॉल्यूम मिलेगा हमें, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ए क्यूब। ठीक है, और बाई भी, मतलब भी क्या था, इनिशियल ए क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ए क्यूब को कॉमन ले सकते हैं हम, ए क्यूब कॉमन हो गया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब कैंसिल हो गया, ये a cube and a cube will be cancel out, remaining if we further solve it we will get 1 a cube plus alpha delta t cube plus 3 a into b square alpha delta t square plus 3 into a square मतलब 1 का स्क्वायर into alpha delta t, करेक्ट, माइनस ये जो माइनस 1 है। ठीक है, डिवाइड बाय 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 1 and 1 it will be cancel out, now we will have this term and this term. So we can ignore this both the terms. Why? Because the value of alpha is too small. ठीक है, अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 में होता है जनरली। तो अगर उसका क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 18। तो ये काफी स्मॉल हो गया टर्म, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस बोथ द टर्म्स कैन बी जीरो। ये बोथ द टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो हमें बचेगा क्या, सिर्फ 3, we will have only 3 अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट है ना। तो टीवी बाई भी का वैल्यू आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी। तो इसको हम यहां पे अगर हम लिखेंगे, है ना, इस इक्वेशन में अगर फिर से वापस जाएंगे तो क्या होगा, e बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, p हमें फाइंड करना है, और dv बाई v क्या आया, अभी आपने ये आया 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 3 3 कैंसिल, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर बताइए, e इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये दिस विल बी योर द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ऑप्शन देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, देखिए ये हमेशा, अगर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया कि अगर डेल्टा टी अगर ये इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपांसन होगा, एक्सपांसन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इफ वी कॉन्स्टेंट, इफ वी फिक्स द साइड, तो एक्सपांसन तो नहीं होगा ना। तो एक्सपांसन को रोकने के लिए कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, तभी तो उसको एक्सपांसन नहीं होने देगा। ठीक है, और डेल्टा टी अगर हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें क्या होना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों साइड फिक्स्ड है उसका, ठीक है, इट इज फिक्स्ड अगेंस्ट द मूवमेंट, देन देयर विल बी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। ठीक है ना। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए डेल्टा टी हीट कर रहा है ना, हीट मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सपांसन होगा, तो उसके अगेंस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे सही, अल्फा डेल्टा टी, मतलब ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही फॉर्मूला यूज हुआ, है ना, दैट इज बल्क मॉडुलस इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, and the next formula which is the relation between E, K and mu, which is E is equal to 3K into 1 minus 2 mu. Okay, so let's proceed to the next question. A solid uniform metal bar of diameter D and length L is hanging vertically from its upper end. The elongation of the bar due to self weight is,
ठीक है, तो इलोंगेशन ऑफ द बार, अगर कोई बार वर्टिकली हैंग है तो उसका इलोंगेशन क्या होता है? ठीक है, उसका इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल, वी कैन राइट डेल्टा डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब कोई भी अगर एक बार है, ठीक है, कोई एक बार है वो हैंग कर रहा है ना, तो हैंग कर रहा है तो इसका तो एक वेट आएगा ना यहाँ पे, सेल्फ वेट। इसी सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन, ठीक है, दिस इलोंगेशन इज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ दिस बार, ओके, व्हेन इट इज वर्टिकली हैंग। सो वी कैन राइट द इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एल बाई 2, एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, द इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या है, ये प्रोपोर्शनल टू एल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीचे ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ा, है ना? यहाँ अगर नीचे ऑप्शन देखिए तो क्या लिखा है? एल स्क्वायर, तो नहीं, एल स्क्वायर तो नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2a। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला से ही दिख रहा है, जो जो डेल्टा एल है ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? और ए मतलब क्या? डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ईएस, इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट एक्सियल लोड व्हेन इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई एक बार होगा, एक बार है, ठीक है, ठीक है, इसका सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इलोंगेशन होगा, है ना? इसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू एल बाई 2a। ठीक है, और पूछ रहा है अगर इसी सेम बार को हम अगर प्लेस रखते हैं हॉरिजॉन्टली और इस पे इसके सेल्फ वेट के बराबर फोर्स हम एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, W। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है क्या होता है इस केस में, डेल्टा एल क्या होता है? डब्ल्यू एल बाई ए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये दिस इज डेल्टा एल वन एंड दिस इज डेल्टा एल टू। ओके, तो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू बाई 2 लिख सकते हैं ना? देखिए डब्ल्यू एल बाई ए को क्या लिखते हैं? डेल्टा एल टू। ठीक है, तो डेल्टा एल टू बाई 2, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट, मतलब डेल्टा एल वन विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द elongation when subjected to a direct axial load equal to its own weight will be। ठीक है, तो डेल्टा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डेल्टा एल टू, मतलब दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विस in 2002, and this question is saying a rigid beam of negligible weight is supported in a horizontal position by two rods of steel and aluminum, और both the rods का क्या है? लेंथ और एरिया गिवन है। ठीक है, और both मटेरियल का यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। नाउ इट इज आस्किंग if the rigid beam is to remain horizontal then what will be the forces on this steel and aluminum, मतलब ये दोनों का जो स्टील और एल्यूमिनियम में जो फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू इलोंगेशन, मतलब अगर ये रिजिड बीम है, ठीक है, दिस इज द रिजिड बीम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये रिजिड बीम है, इस पे एक फोर्स हमने पी लगाया तो ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो इस दोनों में क्या होगा? इलोंगेशन होगा, है ना? तो स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना? और ये क्या बोल रहा है? कंडीशन क्या है? द रिजिड बीम इज टू रिमेन हॉरिजेंटल। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजेंटल ही रहेगा, तो हॉरिजेंटल रहेगा तो इसका मतलब इसका स्ट्रेन और इसका स्ट्रेन सेम होगा। ठीक है, तो वी कैन राइट if the rigid beam is to remain horizontal, it means delta L of steel will be delta L of aluminum। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए? PL by A, है ना? P in स्टील, L of स्टील, एरिया ऑफ स्टील एंड E of स्टील इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PA LA ऑफ एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पीएस पता नहीं है ना, उसी के बीच में क्या करना है? हमें रिलेशन निकालना है। एलएस पता है ना? एलएस क्या है? लेंथ ऑफ स्टील 2 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कितना है? एरिया ऑफ स्टील
1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट के बारे में यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो एरिया ऑफ स्टील क्या गिवन है, 1 है गिवन, 1 इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया हुआ, 200 गीगा पास्कल है ना, और ये भी गीगा पास्कल में है, ठीक है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। 200 इज इक्वल टू पी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार कितना है 1 बाई एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम है 2 इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 100 गीगा पास्कल 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 200 कैंसल आउट हुआ, तो PS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू PA आया हमारे पास, मतलब स्ट्रेस और फोर्स इन एल्यूमिनियम विल बी ट्वाइस ऑफ फोर्स जनरेटेड इन स्टील रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन में, द फोर्स ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल, नो ऑब्वियसली नॉट, द फोर्स ऑन एल्यूमिनियम रड शुड बी ट्वाइस द फोर्स ऑन स्टील, यस बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Okay, question number 15. Two tapering bars of the same materials are subjected to a tensile load P. The lengths of both the bars are the same. The larger diameter of each of the bar is D. The diameter of the bar A at its smaller end is D by 2 and that of the bar B is D by 3. What is the ratio of elongation of the bar A to that of the bar B? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बार है हमारे पास, दोनों का आपका डायमीटर, दो टेपरिंग बार है ना, और दोनों का कंसर्न डायमीटर दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ओके, सो अभी क्या हम गिवन है क्वेश्चन में, टू टेपरिंग बार्स है ना, एक बार से है ना, दिस इज ए, तो ए में क्या है आपका, देखिए जो लार्जर डायमीटर है ये डी है ना, और स्मॉलर डायमीटर क्या है डी बाई 2 ए के लिए, और बी में क्या है आपका, देखिए बी में भी लार्जर डायमीटर डी ही है, क्वेश्चन में गिवन है, और स्मॉलर डायमीटर क्या है डी बाई 3। तो इसके लिए इलोंगेशन क्या होगा, फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है टेपरिंग बार के लिए, 4PL बाई पाई ई D1 इंटू D2 है ना, तो D1 क्या है यहाँ पर D, और D2 क्या है D/2 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल्टा L इक्वल टू 4PL बाई पाई ई D1 क्या है D और D2 क्या है D/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द बार ए टू दैट ऑफ द बार बी, मतलब ये हो गया ए के लिए और ये हो गया बी के लिए, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा एल ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बी, तो ये तो सामने से दिख रहा है ना, ये क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2/3, ये ऊपर आ गया तो आ गया 2 और ये ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 3, और बाकी का जो कंपोनेंट है सेम है ना, तो ये जो रेशियो आ गया दैट इज 2/3 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वी विल गेट द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द बार ए टू दैट ऑफ द बी इज 2/3, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बार ऑफ लेंथ L tapers uniformly from diameter 1.1D at one end to 0.9D at the other end. The elongation due to axial pull is computed using mean diameter D. What is the approximate error in computing elongation? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टेपरिंग बार है जिसका डायमीटर 1.1D से 0.9D तक वेरी हो रहा है, ठीक है, एक एंड पे 1.1D है और दूसरे एंड पे 0.9D है, ठीक है, लेकिन जब इसका हमें डेल्टा एल फाइंड करना हुआ तो हमने क्या किया, मीन डायमीटर डी को लेके इसका आपका डेल्टा एल फाइंड कर दिया है ना, तो कुछ एरर आएगा ऑब्वियसली, तो वी नीड टू फाइंड दैट एरर, ठीक है। तो एरर के लिए हम पहले क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एल इक्वल टू 4PL बाई पाई ई, D1 क्या है 1.1D इंटू D2 क्या है 0.9D है ना, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, 4PL बाई पाई ई 1.1 इंटू 0.9 क्या हो जाएगा बताइए 0.99D², ठीक है, ये डेल्टा एल करेक्ट हो गया, ये करेक्ट, ठीक है, और डेल्टा एल जो रॉन्ग आया, हमने रॉन्ग जो निकाला वो मीन डायमीटर को फाइंड करके आया 4PL बाई पाई ई D1 इंटू D2, मतलब दोनों डी ही है ना, तो क्या हो जाएगा ये 4PL बाई पाई ई D²,
ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, 4pl बाय पाई ई डी स्क्वायर जो है ना, यहां पे भी है और यहां पे भी ये कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4pl बाई पाई ई डी स्क्वायर इंटू 0.9 इंटू 0.99। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरर निकालना है। तो एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज व्हाट, जो चेंज आया आपका डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो चेंज क्या आया देखिए, यहाँ 4pl बाई पाई डी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका 4pl बाई पाई ई डी स्क्वायर माइनस 4pl बाई पाई ई डी स्क्वायर इंटू 0.99, है ना, डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू 4pl बाई पाई ई डी स्क्वायर इंटू 0.99, ओरिजिनल क्या था, यही था ना, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द परसेंटेज एरर एज 1%। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे then we will find the percentage error as 1%. So option number C is the right answer for this question. ओके, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड किए, चेंज फाइंड कर लिए ना, है ना, और चेंज कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट वैल्यू फाइंड किए और रॉन्ग वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इनटू 100। ओके, और इसमें देखिए ऐसा नहीं होगा, चेंज के लिए अगर एरर फाइंड करना है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि करेक्ट माइनस रॉन्ग या रॉन्ग माइनस करेक्ट लेंगे, इसका हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग्स, है ना, चेंज का वी विल टेक द मैग्नीट्यूड, है ना, ये प्लस में आया या माइनस में आया दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, हमें एरर फाइंड करना है ना, ये तो ये नहीं बोल रहा है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द साइन। ओके, सो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेच इन अ स्टील रॉड of circular section having length L subjected to a tensile load P and tapering uniformly from a diameter D1 at one end to a diameter D2 at the other end is given। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है ना। देखिए दिस क्वेश्चन इन आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विस 95। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इसमें तो कोई सॉल्व ही नहीं करना, इसमें पूछ रहा है डेल्टा एल क्या होता है, तो हमें पता है डेल्टा एल होता है 4pl बाई पाई ई D1 D2, किसके लिए, फॉर टेपरिंग बार्स, है ना, when the bars is having diameter D1 at one end and diameter D2 at another end, then we can write this formula, we can use this formula to compute the elongation, है ना, if it is subjected to a force P। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a tapering bar diameter of end section being D1 and D2, a bar of uniform cross section D have the same length and are subjected the same axial pull, both the bars will have the same extension if D is equal to। okay, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार है टेपरिंग बार, ठीक है, D1, दिस इज D1 और ये है D2। ठीक है, तो इसका कुछ इलोंगेशन आएगा और एक यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म डायमीटर का बार है, ठीक है, डी का, तो इसमें भी डेल्टा एल आएगा, है ना। तो हमें फाइंड करना है कि डेल्टा एल दोनों का सेम अगर है तो ये डी का वैल्यू क्या होगा D1 D2 के टर्म में, तो इसका डेल्टा एल क्या लिखते हैं हम इसमें, 4pl बाई पाई ई D1 D2। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं pl बाई ए, है ना, pl बाई ए, तो ए का वैल्यू क्या होता है बताइए, ए का वैल्यू होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही होता है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि ये दोनों अगर सेम होगा, ये दिस टर्म और दिस टर्म अगर सेम होगा तो डी का वैल्यू D1 D2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं ना 4pl बाई पाई ई D1 D2 इज इक्वल टू 4pl बाई पाई डी स्क्वायर बाई। ठीक है, देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, पाई ई कैंसिल हो जाएगा, तो we will have only D1 D2 is equal to D square। okay,
सो d इज इक्वल टू रूट ओवर d1 इंटू d2, यही तो आया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट। इतना देखिए, इतना इजी सवाल है, सिर्फ अगर फॉर्मूला याद हो तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रॉड ऑफ लेंथ L tapers uniformly from a diameter D at one end to a diameter small d at the other end. The Young's modulus of the material is E. The extension caused by an axial load P. इसमें भी सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है ना, सिर्फ फॉर्मूला, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है कि डेल्टा एल क्या होगा फॉर टेपरिंग बार। तो हमें पता है ऑलरेडी, कितने बार हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, 4 PL बाई पाई ई D1 इंटू D2, ये तो पढ़े हमने, है ना। तो D1 यहाँ पे क्या है, D है, और D2 क्या है, स्मॉल d है। तो क्या हो जाएगा 4 PL बाई पाई ई, D1 क्या है, कैपिटल D, और D2 क्या है, स्मॉल d। तो यही तो आ गया आपका डेल्टा एल। तो यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 4 PL बाई पाई डी, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस कहीं पे अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्ट ईमेल मी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द केस ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल अंडर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन द पॉइजंस रेशियो इज इक्वल टू। ठीक है, पॉइजंस रेशियो का इसमें पूछ रहा है क्या होगा इन टर्म ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें पता है ना पॉइजंस रेशियो क्या होता है। पॉइजंस रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, अभी लैटरल का क्या मतलब होता है, लीनियर का क्या मतलब होता है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई बार है। ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए ये हो गया आपका पी फोर्स है। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन आएगा, है ना। तो ये मटेरियल क्या होगा, ये मटेरियल कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक इलोंगेशन यहां भी आएगा, डेल्टा एल आएगा, और यहां भी एक कम होगा। ठीक है, डेल्टा एल, है ना। तो अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन को बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, और उसके अपोजिट जो होगा ट्रांसफर एक्सिस में वो हो गया लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो लीनियर स्ट्रेन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और लेटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में, है ना। एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट, समझ में आया क्या बोला मैंने इसमें? पॉइजंस रेशियो इज व्हाट, लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है दैट इज लीनियर स्ट्रेन। तो इस डायरेक्शन में, इस क्वेश्चन में फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो बचा क्या, वाई एक्सिस, तो लेटरल वाई एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स। नेक्स्ट क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो इज जीरो देन इट मींस, हाँ पॉइजंस रेशियो जीरो कब होगा। ठीक है, पॉइजंस रेशियो अभी क्या लिखा हमने, लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये पॉइजंस रेशियो जीरो कब होगा, जब स्ट्रेन आपका जीरो होगा, व्हेन स्ट्रेन विल बी जीरो, तभी पॉइजंस रेशियो भी जीरो होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन जीरो कब होगा, किस मटेरियल के लिए स्ट्रेन जीरो होगा, स्ट्रेन जीरो होगा जब डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, जब मटेरियल में डिफॉर्मेशन जीरो होगा, है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मींस व्हाट, डेल्टा एल बाई एल, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन अगर जीरो होगा तभी तो स्ट्रेन जीरो होगा, और स्ट्रेन जीरो होगा तभी यंग्स पॉइजंस रेशियो भी जीरो होगा। तो डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी का कब जीरो होता है, ठीक है, जब वो बॉडी बिल्कुल रिजिड होता है। तो when the body is rigid then there will be no deformation. Okay, so the material is rigid. The right option is the, when the material is rigid then the Poisson's ratio of that material will be zero. However, there is no material called rigid in the planet. ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो प्योरली रिजिड है। इवन द डायमंड विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल, उसका भी कुछ डिफॉर्मेशन होगा व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड। ओके, तो हम बोल सकते हैं इन रियल, है ना, प्रैक्टिकल में। ठीक है, इन प्रैक्टिकल देयर इज नो मटेरियल विच इज रिजिड, सो पॉइजंस रेशियो किसी भी मटेरियल का जीरो नहीं होगा। हाउएवर थियोरेटिकली वी विल राइट द पॉइजंस रेशियो इज जीरो फॉर द मटेरियल विच इज रिजिड इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
if the area of cross section of a wire is circular and if the radius of the circle decreases to half its original value, then its original value due to a stretch of the wire by a load, then the modulus of elasticity of the wire will be. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल ट्रिकी है, ठीक है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा नहीं एकदम बिल्कुल माइनर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था दैट ई मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी एक रॉड लिया मैंने, ठीक है, एक्स वाई जेड मटेरियल का, स्टील, आयरन, कुछ भी, एल्यूमिनियम, वट एवर द मटेरियल इट इज, इसका जो ई वैल्यू होगा दिस विल बी ऑलवेज सेम फॉर एनी टाइम, फॉर एनी टाइप ऑफ डायमेंशन, फॉर एनी टाइप ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इसको अगर हम कट कर देंगे, है ना, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, किसी भी तरह से कट करेंगे, इसका ई वैल्यू आपका सेम होगा, ठीक है। एक बड़े अगर रॉड लेते हैं स्टील का, ठीक है, उसका भी ई वैल्यू उतना ही होगा अगर हम छोटा सा स्टील का रॉड लेंगे। क्यों? क्योंकि ई जो है दैट इज ई इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई सर्कुलर वायर, कोई वायर है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर है, उस पर फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, और उसका फोर्स लगाने की वजह से अगर रेडियस हाफ होता है तो ई क्या होगा, आप उसको हाफ कीजिए, डबल कीजिए, 100 टाइम्स कीजिए, 1000 टाइम्स कीजिए, उसको 1/10 टाइम्स कीजिए, एक्स टाइम कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना, दैट ई विल बी कांस्टेंट, इट मींस ई विल बी अनअफेक्टेड। ओके, तो ई क्या हो गया हमारा, अनअफेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the phenomenon of progressive extension of material that is strain increasing with the time at a constant load cost? पता है हमें, ये तो ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है क्या, when a material is subjected to a constant load, ठीक है, with the time there will be some permanent deformation and this phenomena is called creeping, this phenomena is called creep, ठीक है। ये फिनोमेना क्या होगा, ये क्रीप होगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, इसका जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस अगर सिग्मा वाई है, ठीक है, तो अगर हम इस पर स्ट्रेस सिग्मा वाई से अगर कम भी होगा, अगर इफ अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ लेसर स्ट्रेस देन यील्ड स्ट्रेस, लेकिन अगर वो स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, ठीक है, और टाइम के साथ वहां पर क्या होगा, इस मटेरियल में क्या होगा, देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रीप, ठीक है। तो यहां पे लोड आप एक्स वाई जेड कुछ भी अगर लोड देते हैं, ठीक है, अगर यील्ड स्ट्रेस से स्मॉल भी अगर लोड देंगे तो क्या होगा, वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा विद टाइम, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑलवेज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्रीप इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर में क्रीप का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर में क्रीप का वैल्यू स्मॉल होगा। ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दैट क्रीप इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो यहां पर देखिए कुछ थ्योरी भी लिखा है हमने, जस्ट गो थ्रू इट, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीप इन द थ्योरी क्लास। Next question is what? Young's modulus of elasticity and Poisson's ratio of material are given. Now find the modulus of rigidity. मतलब आपको shear modulus find करना है यहाँ पे, ठीक है। shear modulus मतलब G का वैल्यू फाइंड करना है, E और म्यू का वैल्यू गिवन है, सिंपल, इसमें कुछ तो है ही नहीं। और ये क्वेश्चन देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस, और इंजीनियरिंग सर्विस में 4 बार पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड 5 टाइम्स इन द यूपीएससी एग्जाम्स। ओके, सो समझिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, ई और जी में क्या रिलेशन है, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, बस। ई का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है बताइए, 1.25 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, है ना, मेगा पास्कल, और यहाँ भी मेगा पास्कल है ना, तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 2g फाइंड करने बोल रहा है हमें, 1 प्लस म्यू क्या है 0.34, बस। यहां से जी सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां से अगर जी सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा आपको बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, वी विल गेट 0.4664 इंटू 10⁵. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड 5 टाइम्स इन यूपीएससी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ई, जी और के में क्या रिलेशन है? ठीक है, ई, जी और के में क्या रिलेशन है? ठीक है, होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं होता होगा, तो दे डिड नॉट नीड टू वरी, है ना। बस ये सब फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हमेशा याद रखना है, जिस दिन एग्जाम हो उसके 2 दिन 3 दिन पहले ये फॉर्मूला यूज बस याद कर लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज ऑल द टाइम्स। कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले 2 दिन पहले कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि कभी कभी हम फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं, तो जो बच्चे याद नहीं कर पाते उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जाम के पहले भी आप फॉर्मूला याद करके जाएंगे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट याद रहना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट शुड बी वेल अवेयर विद द ऑल द स्टूडेंट्स। सो ई, जी और के में क्या रिलेशन है बताइए मुझे। ई इक्वल टू, बहुत सिंपल रिलेशन है, 9 kg/3k प्लस जी। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई, के एंड जी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, 9 kg/3g। ये भी रॉन्ग, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी ये जो हमने अभी लिखा ना, अभी हमने लिखा इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस जी। अभी हमने जो लिखा इज इक्वल टू क्या लिखा, 9 kg/3k प्लस जी। इसको ना हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम अगर लिखेंगे इस टर्म में तो वी कैन राइट 9/e इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/g। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ई, म्यू और ई, जी और के में क्या रिलेशन, ऑलरेडी हमने पढ़ा। ई इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है, ईएस 2009 में अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है ना, अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। ई इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मटेरियल हैड अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ई का वैल्यू गिवन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी का भी वैल्यू गिवन है, और फाइंड क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो ई, जी और म्यू में क्या रिलेशन है, अभी अभी हमने पढ़ा, ई और जी म्यू में ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन है। ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 2.1 इंटू 10⁶। यहाँ पे देखिए इसका भी यूनिट केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यूनिट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू जी, जी कितना है 0.8 इंटू 10⁶ इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू 0.3125। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे भी क्या गिवन है देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, पॉइजन रेशियो गिवन है, जी का वैल्यू फाइंड करना है। जब जो अभी तक फॉर्मूला यूज करते आए हैं वही सेम फॉर्मूला फिर से रिपीट होगा। बताइए देखिए, E इज इक्वल टू क्या है, 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो E का वैल्यू कितना है 200। यहाँ पर भी देखिए जी गीगा पास्कल में है और ये भी गीगा पास्कल में है, तो यूनिट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। 2g फाइंड करना है, 1 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे g का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80 गीगा पास्कल। ठीक है, शियर मॉडुलस। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार, इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 mm इंटू 5 mm इंटू 5 mm स्टील बार फ्री टू एक्सपेंड इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट शैल बी डेवलप्ड। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कोई भी बार, कोई भी मटेरियल इफ इट इज फ्री टू एक्सपैंड अगेंस्ट हीटिंग देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप। अगर फ्री टू एक्सपैंड है ना, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर साइड उसका फिक्स्ड नहीं है तो उसमें कोई स्ट्रेस ही डेवलप नहीं होगा, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन अगर उसका साइड फिक्स है, इफ इट इज कंस्ट्रेंट अगेंस्ट एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्शन देन देयर विल बी थर्मल स्ट्रेस डेवलप। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फ्री टू एक्सपांड है,
इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्री टू एक्सपैंड, है ना। इफ इट इज फ्री टू एक्सपैंड देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मटेरियल एक्सपैंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अगेंस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए ये गेट 95 में भी पूछा जा चुका है, इंजीनियरिंग सर्विस 2007 एंड 2011 में भी पूछा जा चुका है। मतलब ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड 3 टाइम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, व्हेन द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपैंड देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, अ क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ ए इज कंस्ट्रेंट। यहां पे क्या, हाँ यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये ना इसमें एक्सपेंशन होगा ना ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, नाउ अभी क्या है, थर्मल स्ट्रेस हमें पता है ना, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, देखिए अगर इसमें थर्मल स्ट्रेस फाइंड करने बोल रहा है ना, ठीक है, और क्यूब है मतलब 3 डायमेंशन आ गया, तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डीवी बाई डीबी। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ई और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता है ना, ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। ठीक है, तो हमें यहां से क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां से हम के को लिख सकते हैं ना, ई बाई 3 1 - 2 म्यू। ठीक है, पी फाइंड करना है, और डीवी बाई भी अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 3 अल्फा डेल्टा टी, अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में, 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3 and 3 will be cancel out, we will get p is equal to अल्फा डेल्टा टी ई इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या हीटेड है ना, यहाँ पे हीट हो रहा है ना, राइज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलोंगेशन होना चाहेगा, लेकिन ये तो इलोंगेट होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी कॉम्प्रेसिव इन नेचर। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे माइनस में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है दैट इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, तो वी विल राइट अल्फा डेल्टा टी ई डिवाइड बाय 1 - 2 म्यू, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड वी यूज ओनली 2 फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, a steel rod 10 mm diameter and 1 meter long is heated from 20 degrees Celsius to 1 degree Celsius। मतलब यहाँ पे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, अगर इफ द रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड, है ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मतलब ये एक्सपेंशन इसमें नहीं हो रहा है और टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इफ डेल्टा टी अगर इंक्रीज होगा तो मटेरियल क्या होना चाहेगा, एक्सपेंशन होना चाहेगा, इलोंगेशन होना चाहेगा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट में कौन सा आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला से इस यहां से देख के तो ऐसे ही ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, टेंसाइल तो स्ट्रेस होगा नहीं, कॉम्प्रेशन होगा। ठीक, और उसका क्या वैल्यू होता है, जो थर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा आपके पास, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, और इलोंगेशन का जो वैल्यू होता है डेल्टा एल, थर्मल की वजह से वो होता है अल्फा डेल्टा टी एल, फिर एल इज द लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेस पूछ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 120 - 20 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 इंटू 10⁹। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, 6 और 9, तो ये हो गया आपका 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 240 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पास्कल, और 10⁶ को क्या लिखते हैं, मेगा, तो दिस इज 240 मेगा पास्कल। और इसका नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब with a side length of 1 centimeter is heated uniformly 1 degree Celsius above the room temperature and all the sides are free to expand. What will be the increase in volume of the cube? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था ना, dv by v।
अभी अभी हमने निकाला था डीवी बाई डीवी क्या होता है आपका 3 अल्फा डेल्टा टी, अभी अभी कुछ देर पहले निकाला था हमने, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 अल्फा क्या होगा आपका बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अल्फा अल्फा हो गया। डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 1 डिग्री, है ना 1 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 1 मतलब 3 अल्फा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है, करेक्ट। और ये ए क्यूब भी था ना, ठीक है, इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। ये एक्चुअली क्या था हम फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये था ए, इनिशियल वैल्यू ए था, और अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपको 3 अल्फा डेल्टा टी ए, ठीक है, 3 अल्फा डेल्टा टी ए मिलेगा यहाँ पर, ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ये क्यूब नहीं होगा। ओके, 3 अल्फा डेल्टा टी ए, तो 3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस और साइड हो गया 1 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर क्या आया आपका 3 अल्फा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये जो मार्किंग है कर्सर ये रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर विल बी 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम, दे आर हीटेड टू अ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट टाइप ऑफ अ स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉपर बार। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि थर्मल स्ट्रेस कब कॉम्प्रेसिव होगा और कब टेंसाइल होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब अगर उसमें हीट, व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू हीट, देन देयर विल बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, ठीक है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, a heavy uniform rod of length L and material density rho is hung vertically with its top end rigid fixed. How is the total elongation of the bar under its own weight expressed? ये तो हमें पता है फॉर्मूला इसके लिए, है ना। इफ अ बार, अगर कोई बार है, ठीक है, इट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड इट इज हैंगिंग, ठीक है ना, तो इसका जो सेल्फ वेट होगा W, उसकी वजह से कुछ इलोंगेशन आएगा, तो वो इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें पता है ना, दैट इज यूनिट वेट ऑफ दैट मटेरियल इनटू एल स्क्वायर बाय 2E, ठीक है। यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी दिया हुआ ना, तो इसको रो जी भी लिख सकते हैं, रो 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 इंटू जी इंटू एल स्क्वायर बाई 2E, करेक्ट। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, सो राइट ऑप्शन इज डी, रो इंटू एल स्क्वायर जी बाई 2E, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, a rod of length L tapers uniformly from a diameter D1 to a diameter D2 and carries an axial tensile load of P. The extension of the rod is, अभी हमने कई बार इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है, ठीक है। इसका क्या होता है इलोंगेशन फॉर टेपरिंग बार्स, इलोंगेशन क्या होता है 4PL बाई पाई ई D1 इंटू D2, यही होता है ना, ठीक है। अगर कोई बार टेपर बार है ना, ठीक है, ये D1 है और ये D2 है और ये लेंथ L है। ओके, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एनी फोर्स P, और ठीक है नी लोड P, देन देयर विल बी सम इलोंगेशन ड्यू टू दिस फोर्स, द इलोंगेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस फॉर्मूला 4PL बाई पाई ई T1 D2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a weight falls on a plunger fitted in a container filled with oil, thereby producing a pressure of 1.5 Newton per millimeter square in the oil, ठीक है। प्रेशर गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ ऑयल गिवन है, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड करना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे हमें पता है बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। बल्क मॉडुलस दिया हुआ यहाँ पे कितना, बल्क मॉडुलस 22,800, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये चेंज करने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू पी क्या है 1.5 डिवाइड बाई ईवी, बस इसको सॉल्व करना है और ईवी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अगर 1.5 बाई 2800, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट ईवी एज
535.71 into 10 to the power minus 6. ठीक है, so option number D is the right answer. Since it is asking about a strain, so strain का कोई यूनिट नहीं होता ना, strain is unitless. Option number D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज द सेम एज दोज ऑफ. ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट क्या होता है बताइए मुझे. ई का यूनिट क्या होता है इलास्टिक मॉडुलस का. इलास्टिक मॉडुलस का वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है. ठीक है, वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है. ठीक है, स्ट्रेस. और इसका यूनिट वही होता है जो शियर मॉडुलस का यूनिट होता है. और इसका यूनिट वही होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है. और इस चारों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको पास्कल में भी लिखते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए फॉर टाइम बिंग सपोज यू फॉरगॉट द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस. ठीक है, आपको इलास्टिक मॉडुलस शियर मॉडुलस का यूनिट भूल गए मान लीजिए, है ना, फॉर टाइम बिंग. ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर टाइम बिंग सपोज यू फॉरगॉट द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, देन फ्रॉम दिस ऑप्शन यू कैन ऑल्सो फाइंड द यूनिट ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कैसे, देखिए इसका क्या बोल रहा है, इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट वही होगा जो इन तीनों का सेम होगा, मतलब इन तीनों का आपस में सेम होना चाहिए. तो ये तो पता है स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होता है और फोर्स का यूनिट तो होता है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्या, स्ट्रेस और फोर्स का यूनिट तो अलग अलग होता है. फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और स्ट्रेस क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये भी रॉन्ग हो गया. यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेन और स्ट्रेस, स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है और स्ट्रेस का होता है पास्कल न्यूटन पर मीटर. तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. However, the unit of elastic modulus, stress, shear modulus and pressure is Newton per meter square, or it is also called as Pascal. Now, next question is what? The Young's modulus of elasticity of a material is 2.5 times of its modulus of rigidity. तो find करना है क्या, Poisson's ratio. तो E, G और K में क्या क्या रिलेशन है, E is equal to 2G into 1 plus mu, ये रिलेशन है. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताइए, E इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ G, 2.5 टाइम्स ऑफ G. ठीक है, इंटू 2G 1 प्लस म्यू, जी कैंसल, तो म्यू का वैल्यू हमें आ जाएगा यहां से 0.25. करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, और ये क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन 2007. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, रिजिडिटी मतलब जी का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड करना है पॉइजन्स रेशियो. तो जो अभी फॉर्मूला हमने यूज किया वही फॉर्मूला को फिर से यूज करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा. E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. ठीक है, E का वैल्यू कितना है 200, G का वैल्यू कितना है 2 इंटू 80 1 प्लस म्यू. तो यहां से बताइए म्यू क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25, यही आएगा ना. ठीक है, 0.25. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर सी 0.25. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43. ठीक है, इसमें क्या है, एक रॉड गिवन है ना, एंड इट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स and a force 10 kilonewton is acting on section C. Now we need to calculate the force on reaction on RA and RB. ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे since this rod is fixed at A and B, so overall इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो आपका इलोंगेशन नहीं होगा. ठीक है, तो जो इलोंगेशन इस सेक्शन में होगा वही इलोंगेशन इस सेक्शन में होगा. ठीक है, तो वी कैन राइट डेल्टा एल ऑफ ए सी विल बी डेल्टा एल ऑफ क्या बी सी. ठीक है, जितना इसमें इलोंगेशन होगा, ठीक है, उतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तभी तो ये थ्रू आउट लेंथ क्या होगा कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा आपका आर ए अगर फोर्स लग रहा है रिएक्शन, ठीक है, और इसमें रिएक्शन आर बी. ठीक है, तो हम डेल्टा एल का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला बताइए, आर ए इंटू एल कितना है इसका 1 मीटर बाई ए, एरिया कितना है, एरिया ए. ठीक है, ई कितना है, ई हमने ई लिखा सिर्फ. ठीक है, हाउएवर इट विल बी कैंसल आउट. डेल्टा एल बी सी क्या हो जाएगा आरबी, है ना, हमें पता नहीं है रिएक्शन इसलिए आरबी लिख रहे हैं. इसका लेंथ कितना है 2 मीटर डिवाइड बाई एरिया इंटू ई. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, आर ए बाई आर बी क्या आ गया हमारे पास 2/1.
ये नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें ना, तो टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन विल बी 0, सो वी कैन राइट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। करेक्ट? So suppose this is your equation 2. So by solving 1 and 2, you will get Ra is equal to 20 by 3 kilonewton and Rb is equal to 10 by 3 kilonewton. ठीक है, ये देखिए इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो हमें Ra और Rb का वैल्यू मिल जाएगा 20 by 3 and 10 by 3 kilonewton respectively. So option number A is the right answer. Next question क्या है? A steel rod of diameter 1 centimeter and 1 meter long is heated from 20 degree Celsius to 120 degree Celsius. अल्फा और ई का वैल्यू गिवन है और क्या पूछ रहा है, इफ द रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड। फिर से वही बात आ गया, तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। इफ द रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड देन देयर विल नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां पे लिख दिया है दैट इज फ्री टू एक्सपांड। ठीक है, तो देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।